कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसे हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आसानी के साथ उसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए जो चंद एक पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सबसे पहले एक रिएक्शन है कि जब किसी मेटल का एसिड से रिएक्शन करवा दें तो उसके नतीजे में दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक साल्ट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो हमने दो चीज़ें याद करनी होती है कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे एसिड और मेटल ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बस सिर्फ इतना अगर हमारे माइंड में है तो हम केमिकल इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, अगर हमें ये पता है तो हम इजीली केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल हमने ली है, मेटल और एसिड का रिएक्शन करवा दें तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब साल्ट कौन सा बनेगा, किस तरह का होगा, वो डिपेंड करेगा मेटल और एसिड के ऊपर। तो हमने सिर्फ ये याद करना है कि साल्ट बनता है बस। बाकी कौन सा साल्ट बनता है ये अगर हमें याद नहीं भी है तो हम रिएक्टेंट्स की नेचर को देखकर इजीली नाम लिख सकते हैं कि कौन सा साल्ट यहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साल्ट के अंदर कौन कौन से आयन होते हैं। अब कोई भी साल्ट लें, जैसे मैं एक साल्ट यहाँ पर लेता हूँ सोडियम क्लोराइड। तो साल्ट के अंदर दो किस्म के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव आयन है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब जो पॉजिटिव आयन होता है साल्ट के अंदर उसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल, क्योंकि वो बेस से आता है। इसी तरीके से साल्ट के अंदर जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, क्योंकि वो एसिड से आता है। तो हमने क्या करना है कि साल्ट में नेगेटिव आयन को हमने एसिड से लेना है और पॉजिटिव आयन हमने बेस से ले लेने। अगर बेस फर्ज किया ना भी हो तो जो भी पॉजिटिव आयन होगा तो हमने वो पॉजिटिव आयन लेना है और एसिड का नेगेटिव आयन लेना है, दोनों को कंबाइन करके हमने साल्ट बना देना है। जैसे मेटल और एसिड, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ। रिएक्शन है एक मेटल, उसका जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दें तो उसके नतीजे में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक साल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर साल्ट कौन सा बनेगा और उसका नाम क्या होगा और उसका फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले अगेन हम देख लें कि साल्ट बनता कैसे है। हम क्योंकि एसिड से नेगेटिव आयन लेंगे, अब एसिड में जो नेगेटिव आयन है वो सल्फेट आयन है और यहाँ पर मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाता है। तो यहाँ पर बेस हो या जो भी यहाँ कंपाउंड हो या अकेला मेटल हो तो वहाँ से हमने पॉजिटिव आयन लेना है और एसिड का नेगेटिव आयन, दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पर फार्मूला लिख लेना है। अब ये जिंक और यहाँ पर सल्फेट है, जिंक सल्फेट एक साल्ट बनेगा जो यहाँ पर हम लिख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिंक सल्फेट का हम फार्मूला करेक्ट वे में किस तरीके से लिखेंगे। ये तो पता लग गया कि कौन कौन से आयन हैं, जब उन आयन को कंबाइन करेंगे तो उसका करेक्ट केमिकल फार्मूला कैसे हम लिख पाएंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि हम किस तरीके से केमिकल फार्मूला राइट करते हैं। तो उसके 2-3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन को लिखेंगे और उसके बाद नेगेटिव आयन को, क्योंकि जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि प्लस माइनस साइन को ख़त्म कर देना है और नंबर को एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पर जो नंबर हो वो इसके नीचे यहाँ पर जो नंबर हो वो इसके नीचे यहाँ पर। अब क्योंकि नंबर सेम है, जहाँ पर नंबर सेम आ रहा हो 1 1 2 2 3 3 नंबर सेम आ रहा है तो वो नंबर हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये नंबर 2 2 सेम आ रहा है तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो इकट्ठा करके लिख लेंगे तो जिंक सल्फेट इसका फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो जिंक सल्फेट है। तो एक बात जो हमने माइंड में रखनी है, हमने सिर्फ इतना याद करना है कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे मेटल और एसिड आपस में ये रिएक्टेंट्स हैं और साल्ट और H2 हाइड्रोजन गैस ये प्रोडक्ट हैं। अब साल्ट का नाम क्या होगा, किस केमिकल इक्वेशन के अंदर साल्ट कौन सा बनेगा, तो ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स के ऊपर। रिएक्टेंट से हमने साल्ट कैसे बनाना है वो हमने देख लिया है कि एसिड्स का नेगेटिव आयन, तो दूसरी साइड पे बेस हो या अमोनियम आयन हो या फिर मेटल हो तो वहाँ से हमने पॉजिटिव आयन लेना है और
उसको एसिड के नेगेटिव आयन से कंबाइन करने के बाद हमने साल्ट बना देना है। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम एक मेटल है, इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो दो चीज़ें बनेंगी। जब मेटल और एसिड रिएक्शन करेंगे दो चीज़ें बनेंगी, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और प्लस में साल्ट बनेगा। अब यहाँ पर साल्ट कौन सा होगा? सिंपल है कि एसिड का हम नेगेटिव आयन लेंगे और यहाँ से हम पॉजिटिव आयन लेंगे, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद साल्ट बना देंगे। अगेन क्वेश्चन ये है कि अब एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर एल्यूमिनियम क्लोराइड तो बनाएगा, लेकिन इसका करेक्ट केमिकल फार्मूला हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं? तो उसके लिए वही तरीका है कि हम सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखेंगे और उसके बाद नेगेटिव आयन को। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ करेगा तो 3 पॉजिटिव, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद 1 नेगेटिव। तो नंबर को एक्सचेंज करेंगे, 3 इसके नीचे यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम। यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, 3 यहाँ पर आएगा तो ये Cl3 बन जाएगा। तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पर एक साल्ट बनेगा। तो ये तो बात होगी कि हम जहाँ पर कोई भी साल्ट बन रहा हो तो साल्ट को हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ये तो तैयार कर लेते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें किसके शुरू में हमने 2 लगाना है, किसके शुरू में 3 लगाना है, कहाँ पर हमने 4 लगाना है, कहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाना। तो ये एक प्रॉब्लम है। हम तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो बहुत सारी क्योंकि इक्वेशन माइंड में होती हैं और कुछ मिक्सिंग हो जाती है। फिर जहाँ हमने 2 लगाना वहाँ हम 3 लगा देते हैं, जहाँ 3 लगाना वहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, जहाँ हमने कुछ ना लगाना वहाँ भी हम कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख पाएंगे? असल में ये जो हम 2 और 3 या 4 कहीं कहीं लगाते हैं तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, उसका बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेंगे। अगर तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम बराबर हैं तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 1 है, तो एल्यूमिनियम बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो सकते ना। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। तो अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इसके शुरू में हम 2 लगा देंगे ताकि हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकें। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर है 2, इसके शुरू में 2 लगा हुआ, तो इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन भी हैं, 2 क्लोरीन भी हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो इसका मतलब क्लोरीन अब बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसके शुरू में 3 लगा देंगे ताकि हम क्लोरीन को बैलेंस कर सकें। लेकिन जब क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर अनबैलेंस हो गया है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन करने के लिए इसके शुरू में हम 1 लगाएं तो 2 बनता है, अगर 2 लगा दें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बनते हैं। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 3, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ाएंगे ताकि यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो जाएं, 4 यहाँ पर लगा देंगे। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन अगेन अनबैलेंस हो गया, यहाँ पर 4 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन। अब इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ से हमने नंबर चेंज नहीं करना, ये 3 है तो इसको 4 कर दें, इसको 2 कर दें, क्योंकि ये केमिकल फार्मूला गलत हो जाएगा। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करना है। तो इसके शुरू में हम 1 लगाएं तो 3 बनता है, कम से कम 2 लगाएंगे तो ये 6 बन जाता है। तो क्योंकि हमने क्लोरीन बढ़ाने हैं तो कम से कम 2 लगाएंगे तो डायरेक्ट 6 हो जाते हैं क्लोरीन। तो इसका मतलब यहाँ अगर 6 क्लोरीन है तो यहाँ भी 6 क्लोरीन होने चाहिए। तो इसके शुरू में हम फिर 6 लगा देंगे ताकि क्लोरीन 6 हो जाए, तब क्लोरीन बैलेंस हो गए। यहाँ 6 क्लोरीन, यहाँ भी 6 क्लोरीन। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन को भी हम बैलेंस कर लेंगे, शुरू में 3 लगा देंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब देखें हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, क्लोरीन यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 क्लोरीन, क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम हो गए अब, तो इसके शुरू में भी हम 2 लगा देंगे ताकि एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये कुछ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कहाँ पर हमने 2 लगाना है, कहाँ पर 6 लगाना है, कहाँ पर 3 लगाना है। हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते जाएंगे और इजीली इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। फाइनली मैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 6
यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड का बेस से रिएक्शन करवा दें तो प्रोडक्ट बनते हैं साल्ट और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो जस्ट हमने ये तैयार करना है कि एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, साल्ट और H2O। अब एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, वो हम देख लेंगे। उसी को देखते हुए हम यहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो हम प्रोड्यूस कर देंगे। जैसे इसके हम एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है कि जब एसिड फर्स्ट के हम ले लेते हैं HCl और यहाँ पर बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके नतीजे में सबसे पहले साल्ट बनाना है। एक तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये तो कन्फर्म है, और बाकी हमने साल्ट बनाना है। तो साल्ट बनाने के लिए हम एसिड का नेगेटिव आयन और बेस का पॉजिटिव आयन, यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन को आपस में कंबाइन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। जो साल्ट बनेगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। इसका फार्मूला NaCl बनता है। अब इस इक्वेशन को देख लेंगे बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और ये 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 सोडियम, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। इसी तरीके से जैसे एसिड बेस की एग्जांपल लें, जैसे कॉपर ऑक्साइड एक बेस है, इसके साथ हम रिएक्शन करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का। तो अब हमें पता है कि एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, एक साल्ट और एक वाटर मॉलिक्यूल। H2O तो बनेगा, ये कंफर्म है। अब साल्ट कैसे बनेगा? जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर भी बेसिक होती है। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है, ये एक बेस है, यहाँ से पॉजिटिव आयन और एसिड का नेगेटिव आयन, तो ये कॉपर और ये सल्फेट, इसका नाम बन जाएगा कॉपर सल्फेट। अब इसका केमिकल फार्मूला करेक्ट क्या होगा? कॉपर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी तरीके से सल्फेट 2 नेगेटिव है। तो अगले स्टेप में अगर नंबर सेम हो तो उससे कैंसिल कर देते हैं, बाकी हम इकट्ठा मिला के लिख लेंगे कॉपर और सल्फेट को, तो ये इसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो कॉपर सल्फेट होगा, वो हम लिख लेंगे। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, कॉपर यहाँ पर 1, यहाँ भी कॉपर 1, ऑक्सीजन देख लें 1 और 4 ऑक्सीजन, ये टोटल हो गए 5, यहाँ पर 4 और 1 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है पड़ी। फर्दर हम देखते हैं कि जब हम किसी एसिड का रिएक्शन करवा दें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, यहाँ पर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दें या फिर हम इसका रिएक्शन करवा दें बाइकार्बोनेट के साथ, इसके नतीजे में 3 चीज़ें बनती हैं, एक साल्ट, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में H2O। जब एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवा दें तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बनता है। इसी तरीके से जब हम एसिड का सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा दें, सल्फाइड से रिएक्शन करवा दें या फिर हम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा दें, तो अगेन यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक साल्ट जैसे पहले प्रोड्यूस हो रहा था और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और प्लस में H2O। कार्बोनेट CO3 होता है, वहाँ से CO2 गैस, और सल्फाइड SO3 होता है, वहाँ से SO2 गैस प्रोड्यूस होगी। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो ये 2 रिएक्शन तो इजीली मेमोराइज हो सकते हैं कि जब एसिड का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जब सल्फाइड बाइसल्फाइड से रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट सारे के सारे सेम होंगे, लेकिन गैस का फ़र्क होगा, यहाँ पर CO2 गैस, यहाँ पर SO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो इसकी एक एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। जब हम एसिड का कार्बोनेट से रिएक्शन करवा दें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट है, जब इसका हम एक एसिड से रिएक्शन करवाएं, HCl एक एसिड है, तो उसके नतीजे में 3 चीज़ें बनेंगी। बस हमने हर रिएक्शन में सिर्फ इतना मेमोराइज़ करना है कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं
और प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन रहे हैं, ताकि हम इजीली इक्वेशन को लिख पाएंगे। प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं, जैसे साल्ट बन रहा है, अब साल्ट किस तरह का बन रहा है, कहाँ पर, तो वो हम इजीली रिएक्टेंट्स को देखकर बना लेंगे। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, तो वो भी हम इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में काउंट करने के बाद इजीली हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो साल्ट बनेगा, दूसरा CO2 गैस, ये कन्फर्म है, और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। अब साल्ट यहाँ पर कौन सा बनेगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एसिड का हम लेंगे नेगेटिव आयन। जब एसिड का नेगेटिव आयन ले लिया तो दूसरी साइड पे जो भी कंपाउंड होगा वहाँ से ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव आयन लेंगे। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन आपस में कंबाइन करेंगे तो ये कैल्शियम पॉजिटिव आयन और ये क्लोरीन नेगेटिव आयन, तो आपस में कंबाइन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर साल्ट बन जाएगा। लेकिन अगेन क्वेश्चन है कि कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला हम किस तरीके से राइट कर पाएंगे। तो कैल्शियम क्योंकि 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन यहाँ पर 1 नेगेटिव, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, नंबर एक्सचेंज कर देंगे। कैल्शियम के नीचे यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, और क्लोरीन के नीचे यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 यहाँ पर इसका फार्मूला बन जाएगा। अगेन अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखें कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 कैल्शियम, उसके बाद कार्बन 1 है और यहाँ पर एक कार्बन है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करना है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है तो इसके शुरू में 2 लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन 2 हो जाए। अब क्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 किया तो क्लोरीन भी 2 हो गया। यहाँ पर देखें क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी।